इजराइल ने लेबनान में तेज किया ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के 3,200 ठिकाने नष्ट करने का दावा किया है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया है। ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए 1,200 से ज्यादा लड़ाके। हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर इजराइल का हमला। सोमवार को 30 ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां मध्य पूर्व का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। क्या आधी बार मध्य पूर्व का दौरा करेंगे ब्लिंकन? हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, सोमवार को 30 ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला। तो लगातार इजरायल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान की बारी है। ये सवाल अब उठ रहा है, 5 नवंबर से पहले शुरू होगा तबाही का खेल। तो देखना होगा इजरायल कब ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि जब ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी थी, उसी के बाद से इजरायल ने साफ कह दिया था कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। लेकिन सवाल ये कि और कितना समय इजरायल लेगा। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है इजरायल की अभी तक समय का कुछ पता नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि अब 5 नवंबर से पहले वो हमला कर सकता है। इजरायल ने लेबनान में तेज कर दिया है हमला, और इसी के साथ हिजबुल्लाह के 3,200 ठिकाने तबाह हो गए हैं। 200 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया जा रहा है इजरायल की ओर से। ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए 1,200 से ज्यादा लड़ाके। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इजरायल कब ईरान पर हमला करेगा। और देखना होगा, जब इजरायल ईरान पर हमला करेगा तो उसके बाद दोनों देशों की जो स्थिति है वो क्या बनती हुई नजर आती है। अगर बात करें लेबनान की, तो इजरायल की ओर से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया जा रहा है इजरायल की ओर से, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार हमले करते हुए इजरायल नजर आया है। ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए 1,200 हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर इजरायल का जो हमला है वो लगातार जारी है। सोमवार को 30 ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला लगातार जारी है। तो देखना होगा आने वाले समय में इजरायल और ईरान के बीच तो जो युद्ध की स्थिति है वो क्या कुछ बनकर सामने आती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान सामने आया उसी पर होगा, जहां पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सुनी जाएगी, लेकिन होगा वही जो इजरायल के हित में होगा। सर, तो आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? इजरायल का अगला कदम क्या होने वाला है? आपका आंकलन क्या कह रहा है? कि इजरायल अभी नहीं रुकने वाला है। उसने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, हमास के चीफ को मार दिया। लोग कहते हैं कि इजरायल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि दोनों संगठनों का, इजरायल, ये हिजबुल्लाह और हमास, जो कि यूएन, अमेरिका, इजरायल, कई अन्य राष्ट्रों ने, वेस्टर्न पावर्स ने खासतौर से इनको बैंड टेररिस्ट आउटफिट का करार दिया है। कुछ एक देश ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया है, लेकिन कुछ भी हो जाए, दिया हो या ना हो दिया हो, 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, कोई शक की बात किसी को है ही नहीं कि वो उग्रवादी घटना थी, वो टेररिस्ट घटना थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इजरायल ने 7 अक्टूबर को ही, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था कि वी आर एट वॉर, वो हमास को खाक में बदला देंगे। उनको चीफ को मार दिया। मोरल डाउन है हमास का, हिजबुल्लाह का, लेकिन अब तक वो खाक में नहीं बदले हैं। तो नेतन्याहू अब तक ऐसे तबातोड़ हमले करेंगे। एक टाइम पे, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत यंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि इजराइल अभी इस टाइम पे 4 राष्ट्रों को बम्बार्ड कर रहा है। आप देखिए पैलेस्टीन, आप देख लीजिए, एक तरीके से सीरिया पे भी हमला किया था, और लेबनान, ईरान। और ये आसान बात तो है नहीं, 4 मुल्क पे अकेला एक ही छोटा सा मुल्क अगर उस पे बमबारी करे। तो ईरान ने बोला वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो कि अमेरिका की मदद से और आयरन डोम सिस्टम की मदद से वो काफी टाइम तक वो इंटरसेप्ट हो गए थे। मगर अगर आयरन डोम अभी इंटरसेप्ट कर पाया, तो लोग ये पूछते हैं 7 अक्टूबर को आयरन डोम उनका क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पाया। इसका मैं एक और किसी से, एक इजरायली से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने समझाया मेरे को
कि नहीं, बात असल में ये थी कि जिस वेलोसिटी से रॉकेट दागे गए थे इजराइल के अंदर, वो बहुत स्पीड से दागे गए थे, तो आयरन डोम सिस्टम काफी हद तक इंटरसेप्ट कर पाया। लेकिन कुछ चांद एक रॉकेट्स इतनी तेज वेलोसिटी थी, कुछ चांद एक रॉकेट्स वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो वो रॉकेट्स हैं जो आके गिरे थे इजराइल के अंदर। अब क्योंकि ऐसा हुआ तो लोगों का भ्रम जो था आयरन डोम के बारे में वो टूट गया। दूसरी बात, आयरन डोम बड़ा महंगा इक्विपमेंट है, ऐसा तो है नहीं। और इजराइल अभी युद्ध के अंदर है, और युद्ध में जो भी हो जाता है उसकी इकोनॉमी नीचे गिरती है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, सबकी हार ही होती है। तो अब इजराइल की इकोनॉमी डाउन हो रही है और अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। नेतन्याहू, अगर 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती पिछले साल, तो नेतन्याहू आज सत्ता में नहीं होते। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेतन्याहू के लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। अब क्योंकि वो आप सत्ता में हैं, और इजराइल का अगला कदम मैं देख रहा हूं कि वो तबातोड़ हमले नहीं रोकने वाला है, बल्कि वो यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, वो और हमले करेगा और हमले तेज करेगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जी, लेकिन सर सवाल ये कि हमला 5 नवंबर से पहले होगा या इसके आसपास होगा या फिर बाद में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए 5 नवंबर, देखिए अमेरिका इलेक्शन में जाती है, तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भाई कमला हैरिस के चांस हैं या डोनाल्ड ट्रंप, बात हो रही है, या जो बाइडेन दोबारा, इस तरीके के कुछ एक नाम घूम रहे हैं जी। अब आए कोई भी है, मगर इसमें फर्क तो पड़ेगा क्योंकि अमेरिका का काफी हद तक इन्फ्लुएंस है इजराइल के ऊपर। बल्कि आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की बॉडी है, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध अपराधी का करार दे दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया था, क्योंकि रूस और अमेरिका की बनती नहीं है, और आईसीजे में अमेरिका का काफी हद तक इन्फ्लुएंस है। वहीं एट द सेम टाइम आप देखिए नेतन्याहू ने 42,600 सिविलियंस, जो कि ज्यादातर 17,000 तो बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, मजबूर, उनको मार दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, और बल्कि उनको बोला है टू काम डाउन, टू नॉट टू एस्केलेट द मैटर, ये बोला है। तो यानी कि क्योंकि इजराइल के सर के ऊपर अमेरिका का हाथ है, और इजराइल इतना वो बड़ा हो गया है कि अगर वो कहता है अब हम बात नहीं सुनेंगे अमेरिका की, अरे जिसने उनके सिर पे हाथ रखा उनकी ही बात नहीं सुनेंगे। तो इजराइल ने, आप देखिए एक चीज दुनिया को सीखनी होगी। पहली बात, जो 7 अक्टूबर को हुआ, जो हमास ने किया, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए, निंदा ही नहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए, और हमास को चुन चुन के मारिए, दुनिया साथ देगी। लेकिन जहां मासूमों का खात्मा होता है, मासूमों को चोट पहुंचती है, वो बेघर हो जाते हैं, 90,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, वो कहां पर हैं? तो तब दुनिया इंसानियत के तौर पे, इंसानियत के लिए आवाज उठाएगी कि क्या ये गलत हो रहा है। अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर एक एयरफोर्स पर्सनल एयरमैन ने, तरीका बहुत गलत था, लेकिन एक 20 साल के एयरमैन ने अपने आप को आग लगा दी थी और वीडियो बनाया था ये बोल के कि जो दर्द अभी मुझे होने वाला है वो इस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं है जो वहां पे फिलिस्तीन में, जहाँ पे लोग बेघर हो रहे हैं, उनको हो रहा है। तो तरीका क्या, तो अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रही है, इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रही है, क्योंकि शांति कौन नहीं चाहता, शांति हर कोई चाहता है। अब दुनिया को सीखना पड़ेगा यहूदियों से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी जर्मनी में सब जानते हैं यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, बहुत गलत, बहुत बुरा सलूक किया था, इनको गैस चेंबर में डाला था, कॉन्सेंट्रेशन में कैंप में तड़पा के मारा था। वो यहूदी जो कि एक टाइम पे ऑलमोस्ट एक्सटेंड होने की नौबत पे आ रहे थे, खत्म हो रहे थे, जेनोसाइड हुआ था, वही यहूदी आज की तारीख में इतने आगे निकल गए कि टेक्नोलॉजी में किसी का जवाब ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई तोड़ ही नहीं है। जिस तरीके, क्या उनमें ऐसा खास बात क्या था? क्या उन्होंने मेहनत बहुत करी? मेहनत तो सब करते हैं। क्या उन्होंने दिमाग बहुत तेज लगाया? हर कोई लगाता है। उनमें एक खास अहम बात थी, वो थी उनमें यहूदियों में एकता बहुत थी। आज की तारीख में भी अगर कोई जाए इजराइल और वहां पे अपना कन्वर्ट करे, उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। वहीं पे अगर अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कोई माइग्रेट करे तो एक वहां का नागरिक होने के लिए या अमेरिका में ही ग्रीन कार्ड होने के लिए आसानी से नहीं मिलता है। तो जो यहूदी हैं वो एक बहुत पावरफुल कौम हो गए हैं, और इजराइल बहुत टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे का है। बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने बोला है वो ईरान की कार्रवाई जो 180 मिसाइल दागे थे
वो अपने तरीके से इसका जवाब देंगे। अपनी जगह वो चुनेंगे, वक्त उनका होगा, तरीका उनका होगा। और ये क्या तरीका होएगा? लोगों का ऐसा मानना है स्ट्रेटेजिस्ट का कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए शायद ईरान पे हमला करेंगे, यानी कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा, हो सकता है ईरान के ऊपर, जब अगर इजरायली हवाई जहाज भी ईरान के एयर स्ट्रिप पे आता है, ऊपर मंडराता है, ईरान को खबर ही नहीं होगी। ऐसा वो हैक करने की क्षमता रखते हैं इजरायली। तो इजराइल का अगला कदम मैं देख रहा हूँ, वो हमले करेगा। और ये युद्ध अनफॉर्चुनेटली बहुत किस्मती से मैं बोल रहा हूँ और घमासान होने वाली है, क्योंकि ईरान भी बिल्कुल सर, जैसे कम कि नहीं होगा। आपने कहा कि अमेरिका का सपोर्ट है इसराइल को, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखें तो अमेरिका ने 30 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था इसराइल को। इसके बाद खुफिया एजेंसी अमेरिका और इसराइल जिस तरीके से योजना बना रहा है, उसकी योजना भी लीक हुई है। ये शायद खबर कल या परसों की ही है। और इसके बाद क्या ये चीजें जानबूझ के हो रही हैं, और अब इजराइल की जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी आने वाले समय में? जी देखिए, ये असल में ये है कि अयतुल्ला खमेनी ने बोला था, अयतुल्ला अली खमेनी ने, कि हम इजराइल पे हमला करेंगे। 2-1 महीने पहले से वो कह रहे थे हम हमला करेंगे, हमला करेंगे। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो उनका हमला, अगर हमला करना है तो आप कर दो, बस एम्बुश कर दो आप। सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है हमले में। बल्कि पेशकिन साहब, जो उनके ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो एक रैशनल मैन लगते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमला अगर ईरान करेगी तो इसमें ईरान का भी नुकसान होगा। लेकिन हमला किया उन्होंने, और उन्होंने फिर बयान भी दिया ट्विटर पे, जो फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स। पेशकिन साहब ने बोला कि ये तो एक ट्रेलर था, अगला हमला जो ईरान करेगा वो इससे और भीषण और गंभीर और घातक होएगा। तो ये चीजें जो हैं अभी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। और जो भी कार्रवाई, जो भी हालात, जो भी माहौल बना हुआ है, जी हाँ, एक तरीके से मैं कहूंगा वो जानबूझ के आपने जो बोला वो इसलिए होएगा। इसकी कई वजह हैं, चंद एक वजह मैं बताना चाहूंगा। चंद एक वजह होंगी, जैसे कि एक तो ईगो आ जाती है। ईगो तो ह्यूमन नेचर का की बात है। अच्छा, हम किसी से कम नहीं, हम ये वो। दूसरी वजह है कि भाई, अगर ईरान के पास, आप देखिए, ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान के पास ऑयल रिफाइनरी भी है। इजराइल ने बोला है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे, ना ही उनके ऑयल रिफाइनरी पे हमला करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा इजराइल करती है तो जाहिर सी बात है, तो जितनी न्यूक्लियर पावर प्लांट की रेडिएशन हैं आजू बाजू आसपास के मुल्कों में आ जाएंगी, और जाहिर सी बात है इजराइल को भी इसका असर होएगा, उसको भी फर्क पड़ेगा। आप देखिए, जापान में हिरोशिमा नागासाकी के असर आज तक कितने साल हो गए हैं, आज तक उसके आसार नजर आते हैं जापान के अंदर। आप, और अगर इजराइल डराएगा ईरान को, मगर ईरान डरेगा नहीं। ईरान भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अच्छा ठीक है, हमने इजराइल पे हमला किया है, हम पे ये कार्रवाई हो सकती है। और वो बिल्कुल अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। ईरान ने भी, उन्होंने भी कच्चे नाको कच्चे चबे नहीं, चने नहीं चबाए हैं। तो एक दोनों तरफ आग, दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। और लोग पूछते हैं कि ईरान जो है एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा है इजराइल हमस का इस्तेमाल करके, यानी कि स्टेट एक्टर्स कौन हुए? इजराइल। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन हुए? हिजबुल्ला, हमस, हूथी रेबेल जो येमेन बैक्ड हैं, उनको लाके बीच में। तो इस तरीके, मगर सऊदी अरेबिया और सीरिया दोनों ने साफ कह दिया था कि उनकी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अगर ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। उनके पास कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनको भी अपना सर्वाइव करना है। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये जो जंग है, ये वर्ल्ड वॉर तो खैर अब क्या बोले, मगर गल्फ वॉर 2 में डेफिनेटली तब्दील होने वाली है। और बाकी जो मुल्क हैं, जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है और पड़ेगा, सबको पड़ेगा। इसका असर हर जगह पे सुनाई देगा इसका। जी सर, क्योंकि हिजबुल्लाह के टॉप के लीडर्स मारे गए हैं और अभी हाल ही में हमास का भी टॉप लीडर मारा गया है, सिरवान। ऐसे में अब हिजबुल्लाह और हमास की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अभी फिलहाल हिजबुल्लाह और हमास का मोराल डाउन है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई लीडर, जब सदर किसी का जाता है टॉप में, तो मोराल डाउन होता है। और इजराइल का मोराल हाई है इस टाइम पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। तो मोराल डाउन है। हमास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमास जो कि एक आइडियोलॉजी है जहां पे 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं इनके, और कुछ तो मार चुके हैं।
तो इनका अभी मोराल डाउन है। रूस जो है, रूस हथियार गोला बारूद असला सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को, तो उनका भी मोराल डाउन होएगा। मोराल डाउन है तो इजराइल इसी चीज का फायदा अभी उठाएगी। तो उनका मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि नहीं, इनमें अब ताकत नहीं बचेगी हमास और हिजबुल्लाह में। जी, क्योंकि अभी हमास का जो लीडर था सर, वो सिरवान, अभी भी मैंने जिक्र किया कि वो मारा गया। इसके बाद ईरान का भी बयान सामने आया कि सिरवान के मारे जाने से हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये माना जाए कि हमास की अभी ताकत कम नहीं हुई है, भले ही मोराल डाउन हो गया हो, लेकिन अभी भी हमास उसी ताकत के साथ सामने आ सकता है। जी देखिए, क्योंकि सिनवर को अभी मारा गया है, तो सिनवर जो है, तो इनके लिए जो कि हमास के लोग हैं या लेबनान के लोग हैं या ईरान के लोग हैं, इनके लिए तो हम के सिनवर एक हीरो होगा इनके लिए। लेकिन देखिए, जिसने भी 7 अक्टूबर की घटना प्लान करी, मास्टरमाइंड किया, एग्जीक्यूट किया, उसका पूरा मास्टर प्लान ड्रॉ किया, उसको जो भी हो, सिनवर जो भी हो, उसको मैं उग्रवादी से कम नहीं मानूंगा, उसको मैं विलन ही बोलूंगा कि आप मासूमों के साथ कैसे कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे वही तो इजराइल कर रहा है, वहां पे 42,600 लोग मार दिए। जो भी करे उग्रवादी के, ठीक है, गलत बात है। एक स्टेट एक्टर यानी कि एक सोवरेन नेशन, एक गवर्नमेंट करी, तो वो भी गलत बात है। तो देखिए, अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम के अंदर, तो 7 अक्टूबर से 1-1.5 साल पहले अल अक्सा मस्जिद के अंदर, जो कि बहुत ही पायस जगह मानी जाती है, तो इसके अंदर कुछ लोग नमाज पढ़े थे, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। तो आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सिपाही हैं, फौजी हैं, अंदर घुसाए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप कोई सी भी हो, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, सिनागो हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वो उसका एक अलग सैंक्टिटी होती है, उसको अलग रखना चाहिए इससे, दोनों तरफ से, कि फोर्सेस से भी और उग्रवादी से भी, मतलब अलग, सेपरेट। अब जब हमास कहती है हमने ऑपरेशन लॉन्च किया 7 अक्टूबर को, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा स्टॉर्म, आप कैसे एक मस्जिद का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं एक उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए? ये बेअदबी भी है और इसको मैं बहुत सरासर गलत मानता हूं। आप एक मस्जिद का नाम लोगों की जान लेने में, चाहे बदला हो कुछ भी, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो भी कब? 1-1.5 साल के बाद। अगर इतनी तकलीफ है तो जो लोग वहां पे पिस रहे थे उनको आके बचाइए। अगर इतनी तकलीफ होती है तो आके उनको बचाते, वहां पे टाइमली रिएक्ट करते हैं आप। क्या इनको नहीं मालूम कि 100 साल से ऊपर तक जंग चलती आ रही है? 1917 देख लीजिए, 1947 देख लीजिए, 1967 जब 6 दिन का जंग युद्ध चला था, कितने सारे पैक्ट, ओस्लो अग्रीमेंट, कितने सारे पैक्ट, बेलफोर्ड अग्रीमेंट, एक से एक पैक्ट साइन हुए हैं। 2000 में पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने कोशिश करी कि भाई पहरी हो जाए, अन्य मुल्क आए, यहाँ पे जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, कतर और मिस्र, सऊदी अरेबिया, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकन एंथनी ब्लिंकन साहब मिस्र आते हैं, लेकिन कुछ नतीजा निकलता नहीं है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अरे सर, हकीकत इसी में से कोई दिल रिलेटेड से मेरा कोई... एक और सवाल है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर रहने वाले, और ये 11वां दौरा है जब से हमला हुआ है इजराइल पर हमास के द्वारा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान सीज फायर पर चर्चा होगी। तो आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सीज फायर पर बात बनेगी? देखिए, सीज फायर पे बात आपने जो बहुत दुरुस्त, आपने बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, सीज फायर पे क्योंकि अन्य मुल्क जिन्होंने कोशिश करी है सीज फायर पे, कोई बात बनी नहीं है अब तक। एक देश है केवल जो कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पावर, ग्लोबल सुपर पावर इमर्ज होके आ रहा है, वर्ल्ड लीडर होके आ रहा है, जिसके ताल्लुकात चाहे लेबनान हो उससे अच्छे हैं, चाहे इजराइल हो उससे बहुत अच्छे हैं, चाहे ईरान हो उससे अच्छे हैं, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका हो, वाहिद चीन और पाकिस्तान को छोड़ के, और वो मुल्क है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक ऐसा लीडर उभर के निकला है जो कि अगर हिंदुस्तान के पास रिक्विजिशन आती है तो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमल करेगी, वो सोचेगी, विचार करेगी कि हमें क्या करना है इसके बाद। उसके बाद बॉल उनके कोर्ट में होगी। तो इस तरीके से बिल्कुल हिंदुस्तान एक सीज फायर अगर कोई करा सकता है वो केवल हिंदुस्तान ही, और कोई नहीं। जी बिल्कुल सर, देखना होगा अब आने वाले समय में युद्ध की स्थिति क्या बनेगी, और क्या अमेरिका की बात सुनकर इजराइल अभी हमला नहीं करेगा, बाद में हमला करेगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आप
आपको ग्राफिक्स से जरिए बता रही हैं, जहां सीज फायर पर नेतन्याहू से चर्चा करेंगे ब्लिंकन। सीज फायर पर बात बनेगी, इजराइल का हित सर्वोपरि है, ये नेतन्याहू का बयान सामने आया है। अमेरिका की हर बात सुनी जाएगी, तमाम बातें नेतन्याहू की ओर से कही गई हैं। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जो स्थिति है युद्ध की क्या कुछ बनती हुई नजर आती है, और जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल का दौरा करने वाले हैं, इस दौरे का क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या सीज फायर पर बात बनेगी, क्योंकि इस दौरे के दौरान सीज फायर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन इजराइल से चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।